नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर उनसे होंगे रूबरू और जानेंगे कि दरअसल तमिलनाडु के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण है। असली चीज यह है कि क्या इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत को बरकरार रखने के लिए या हार से बचने के लिए क्या वो अपने उन तमाम सिपहसालारों को भी सेक्रीफाइस कर रही है, बलिदान कर रही है, जिनका बड़ा योगदान है। जी हाँ, हम बातचीत अन्नामलाई की कर रहे हैं, जिन्होंने तमिलनाडु के अंदर पिछले दिनों पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कम से कम अच्छा काम करने की कोशिश की। 3% से उनका जो वोट शेयर था उसको बढ़ा के 10% से ज्यादा कराने का काम किया। लेकिन अब जब एआईडीएमके के साथ उनका गठबंधन हो रहा है तो अन्नामलाई को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है, उनकी जगह नए व्यक्ति को पद दिया जा रहा है। ये वैसे तो पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन ये क्या बड़ी किसी चीज की तरफ इशारा करता है, जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विशेष कार्यक्रम में। क्या कहना सर आपका? देखिए, हम लोग अक्सर उत्तर भारत की बात करते हैं, दक्षिण की बिल्कुल नहीं करते हैं जी। और हम उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी जो झंडे गाड़ती है उसको बहुत ही उसकी जय जयकार करते हैं। हम लोग दक्षिण की कभी बात नहीं करते कि वहां 2014 के बाद से बीजेपी की हालत लगातार खराब बनी हुई है। मतलब खासकर लोकसभा के चुनाव में अगर देखें, विधानसभाओं में भी कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जहां 129 लोकसभा की सीटें हैं, वहां प्रधानमंत्री का कोई करिश्मा 2014 के बाद से चल ही नहीं पा रहा है और उत्तर भारत के लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इस बार हम लोग तमिलनाडु के बात क्यों करना चाहते हैं आशुतोष जी, इसलिए कि वहां चुनाव अगले साल अप्रैल में है, पर बीजेपी ने जो तैयारियां शुरू की हैं तमिलनाडु को लेकर, मतलब उसके पहले बिहार में चुनाव है इस साल, पर तमिलनाडु को लेकर जो तैयारियां चल रही है वो ऐसा लगता है कि बिहार में चुनाव अगले साल है और तमिलनाडु में इस साल है। और तमिलनाडु में चुनाव विधानसभा का जीतने के लिए बीजेपी सब कुछ करने को तैयार है। मतलब आप अगर देखें कि किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है, और इसमें यह भी शामिल है, अगर आपको आश्चर्य होगा कि देश के किसी गवर्नर ने ऐसा नहीं किया होगा कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाई थी, उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में, शायद कल का ही कार्यक्रम है, उसमें जय श्री राम के नारे लगवाए वहां जो लोग उपस्थित बैठे थे, और उसको लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है, वहां विवाद चल रहा है पूरा का पूरा। और दूसरा मुद्दा यह है कि अन्ना द्रमुक, जो जिसकी सुप्रीमो जयललिता थी, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अन्ना द्रमुक से समझौता किया है। और उसके लिए क्या किया उन्होंने, क्या किया है कि वहां से जो बीजेपी में शामिल हुए थे काफी पहले, जो व्यक्ति नैनार नागेंद्रन शामिल हुए थे, उनको बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया है। और अन्ना द्रमुक के जो चीफ हैं तमिलनाडु में, वो सीएम फेस घोषित किए जाएंगे वहां जब भी चुनाव होंगे। यानी कि तमिलनाडु में भी बीजेपी ने एक नीतीश कुमार को ढूंढ लिया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को क्यों ढूंढ लिया है कि बीजेपी की रिलायबिलिटी जो है अपने ही लोगों के बीच में किस तरह से सिंक कर रही है। कि जैसे ये जो अन्नामलाई हैं, ये एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं और एमबीए हैं, और इन्होंने डीएमके के खिलाफ संघर्ष करते हुए तमिलनाडु में बीजेपी को खड़ा किया। अब हुआ ये कि अन्ना द्रमुक से समझौता जो किया, तो उसमें अन्ना द्रमुक की शर्त थी कि अन्नामलाई को हटाया जाए। तो उस शर्त का पालन करते हुए अन्ना मलाई को हाशिए पर ला दिया गया।
मतलब ये कि वो अपने नजदीक के या सबसे विश्वसनीय आदमी को, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जी कि पिछले साल जून में 2024 के जून में चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह था। 12 जून को था शायद 2024 को। और तब वहां जो गवर्नर थी, तब जो थी गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि तमिलनाडु की बीजेपी नेता है, वो थी, अब नहीं है वो वहां। तो उनको कहा जाता है कि अमित शाह ने इस कारण नाराज हुए थे, उनके ऊपर फटकार लगाई थी या जो भी किया था कि वो अन्नामलाई की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रही हैं, हम नहीं मान रहे। मतलब अन्नामलाई का इतना दबदबा था तमिलनाडु की राजनीति में, और अब आप देख रहे हैं कि अन्नामलाई को उन्होंने हाशिए पर डाल दिया। अब आप देखिए कि कितना बड़ा एक मतलब अमित शाह घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। मतलब बहुत ही दावे के साथ घोषणा कर चुके हैं, और ये भी कह चुके हैं कि वो वहाँ जो पढ़ाई है वो तमिल में करवाएगी, इंजीनियरिंग और मेडिकल की। उसकी भूमिका ये कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसको लेकर तमिलनाडु में पूरा विरोध हुआ हिंदी का, ये उसके जवाब में उन्होंने कहा है। मैं आपके दर्शकों को आशुतोष जी केवल एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ जी कि दक्षिण भारत के 5 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनमें 129 लोकसभा की सीटें हैं। और 2014 की जो मोदी जी की आंधी चली थी 2014 की, उसमें भी बीजेपी को सिर्फ 21 लोकसभा की सीटें मिली थी, पूरे के पूरे 5 राज्यों से। मतलब 129 सीटों में से सिर्फ 21 मिली थी 2014 में। 2019 में मतलब जो सीटें मिली 21, उसमें तमिलनाडु की एक सीट मिली थी। अब आप बताइए कि 2019 में वो एक सीट भी चली थी तमिलनाडु की लोकसभा की, और 2024 में भी 0 मिला। मतलब अन्नामलाई भी चुनाव हार गए। इस समय दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कुल मिला के 29 सीटें हैं। मतलब पिछली बार 28 थी, इस बार 29 है, क्योंकि एक सीट केरल की जीत गए, जो अप्रत्याशित तौर पर ये लोग जीत गए। और बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की सीटें काफी वहां बढ़ गई दक्षिण भारत में। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मोदी जी लगातार दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों में उन्होंने सबसे ज्यादा दौरे तमिलनाडु के किए। मतलब एक आंकड़े के हिसाब से 40 दौरे किए उन्होंने तमिलनाडु के, और सबसे ज्यादा अभी पिछले 3-4 सालों में किए उन्होंने, कि वहां वो सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है। केरल के 25 दौरे किए, तेलंगाना के 22 किए, आंध्र प्रदेश के 15 किए। पर आप देखिए कि क्या स्थिति है बीजेपी की, और बीजेपी किस तरह से दक्षिण भारत में पूरी तरह से नकार दी गई है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि महाराष्ट्र की तर्ज पर डीएमके के साथ गठबंधन करे, पर स्टालिन उसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने मना कर दिया कि वो बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे, और उन्होंने कांग्रेस के साथ किया। जी अन्नामलाई क्या चाहते थे? अन्नामलाई ये चाहते थे कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़े तमिलनाडु में। और पर हुआ ये कि अन्नामलाई ने ये गलती कर दी थी कि जयललिता के खिलाफ और अन्ना दुराई के खिलाफ उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी। जबकि हकीकत यह है कि अन्ना द्रमुक और बीजेपी के बीच में, अगर आप ऐतिहासिक मामला देखें, मतलब पिछले दौर में जाएं, तो कभी संबंध अच्छे नहीं रहे। 1998 में वाजपेयी जी की केंद्र में जो सरकार थी, उसमें जयललिता की पार्टी भी शामिल थी, अन्ना द्रमुक भी शामिल थी। पर आपको याद हो तो 1999 में जयललिता ने अचानक से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई थी।
2014 में जयललिता पर काफी दबाव था कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, पर जो 2014 का चुनाव था वो मोदी वर्सेस द लेडी चुनाव था। और आश्चर्यजनक रूप से आशुतोष जी, बीजेपी को तो एक ही सीट मिली थी 2014 में, अन्ना द्रमुक को यानी जयललिता को 39 में से 37 सीटें मिली थी। और ये जो 2014 की एक सीट थी, ये बीजेपी की आखिरी सीट थी। मतलब उसके बाद से बीजेपी को वहां कोई सीट नहीं मिली, न 2019 में मिली, 2024 में मिली। देखिए, हमारी बातचीत का जो मुद्दा है आशुतोष जी, वो ये है कि जोड़ तोड़ की इतनी राजनीति के बावजूद विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी तमिलनाडु में कुछ नहीं कर पाती है या उसका प्रदर्शन वैसा नहीं रहता, क्योंकि जो हकीकत है वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्तमान में जो 234 सदस्यीय विधानसभा है उसमें बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं। मतलब मैंने जो बताया आपको कि लोकसभा में उसके पास कोई सीट नहीं है और विधानसभा की 234 सीटों में 4 सीटें हैं। एआईडीएमके जिसके के साथ समझौता किया है उन्होंने, उसके पास 62 सीटें हैं और इसके विपरीत डीएमके के पास 134 सीटें हैं। और जो गठबंधन है वहां का तमिलनाडु में अपोजिशन का, उसके पास 159 सीटें हैं। मतलब कांग्रेस के पास भी 17 सीटें हैं, बीजेपी की 4 के मुकाबले कांग्रेस के पास 17 है। हम जिस मुद्दे पर अपनी बातचीत को लाना चाहते हैं वो ये लाना चाहते हैं कि बीजेपी का दक्षिण भारत में इतने खराब प्रदर्शन के लिए हमने कभी कोई चर्चा क्यों नहीं की कि इसके लिए जिम्मेदार कौन हो, किसको मानना चाहिए। क्योंकि जीत के सारे श्रेय तो प्रधानमंत्री ले लेते हैं, पर एक पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से केंद्र में सत्ता में है और देश के 5 महत्वपूर्ण राज्य दक्षिण भारत के, वहां जैसा मैंने कहा कि 100 सीटों की का गड्ढा है। मतलब 129 में केवल 29 सीटें। तो इसका जो मतलब अगर आप श्रेय ले रहे हैं, जीत का श्रेय ले रहे हैं, तो दक्षिण भारत में आपका जो खराब प्रदर्शन है उसके लिए आप क्या स्टेट लीडर्स को इस बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ तो आपने अन्ना मलाई की बलि ले ली। मतलब अन्ना मलाई खुद भी नहीं जीत पाए थे। हम ये कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाएगी, हम क्या करेंगे? मतलब उसका दोष किसको देना चाहिए? तो ये जो उत्तर भारत की राजनीति के साथ पूरा दोष ये है कि दक्षिण की तरफ हम झांक कर देखते भी नहीं है। मतलब हमारी पूरे मीडिया में भी दक्षिण के बारे में कोई चर्चा नहीं होती कि वहाँ मतलब मोदी जी की इतनी जय जयकार मीडिया में चलती रहती है कि कभी यह ध्यान नहीं दिया गया कि विंध्याचल के पार जो भारत है वहाँ हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व कहाँ है, गायब क्यों है? कि दक्षिण भारत में बीजेपी गायब क्यों है? और आज की गायब नहीं है, पिछले 11 सालों से 2014 से गायब है। तो क्या जो बीजेपी है वो क्या देश के कुछ हिंदी भाषी राज्यों पर ही राज कर रही है और क्या प्रधानमंत्री कुछ गिने चुने राज्यों के ही प्रधानमंत्री हैं? तो हम आज की चर्चा, तमिलनाडु में चुनाव तो अप्रैल में है अगले साल, पर हमारे राज्यपाल अभी से नारे लगवा रहे हैं जय श्री राम के वहाँ यूनिवर्सिटी में। तमिलनाडु में खूब हलचल मची हुई है। तो हमने सोचा कि अपने नीतीश कुमार से निकालकर अन्ना मलाई पर क्यों नहीं चर्चा की जाए, क्योंकि अन्ना मलाई को नीतीश कुमार बनाया जा रहा है वहाँ तमिलनाडु में। तो बीजेपी ने तमिलनाडु में भी एक नीतीश कुमार को ढूंढ लिया है। तो हम आज की चर्चा इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.